आइए आज बात करते हैं ग्रीन द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा सिद्धांतों की। ग्रीन अपने समकालीन स्पिनोजा, हाल्स, लाक और रूसो आदि के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांतों से काफी प्रभावित है। वह रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा के सिद्धांत से भी अत्यंत प्रभावित था और उसकी सामान्य इच्छा सिद्धांतों से प्रभावित होने के बावजूद भी वह उससे सहमत नहीं था। रूसो की या अन्य सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादकों द्वारा दिए गए सामान्य इच्छा संबंधी विचारों में ग्रीन एक बड़ी त्रुटि बताता है। वह कहता है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादकों ने सामान्य इच्छा का प्रतिपादन करते हुए राज्य और व्यक्ति संबंधी एक अत्यंत ही अमूर्त अवधारणा का प्रतिपादन किया है और इसी वजह से वह अपने मूल लक्ष्य से भटक गए हैं। उन्होंने प्रजा के संबंध में या व्यक्तियों के संबंध में यह संकल्पना कर ली है कि राज्य रूपी सत्ता के निर्माण के पूर्व उसके पास कुछ ऐसे प्राकृतिक अधिकार थे जिसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और राज्य के बारे में उन्होंने यह संकल्पना की है कि राज्य के पास एक ऐसी बाध्यकारी शक्ति है जिसके कारण वह सभी नागरिकों और प्रजा से अपने आदेशों का पालन करा सकता है। व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार और राज्य द्वारा दिए गए कानूनों के प्रति बाध्यकारी रूप से आज्ञाओं का पालन, यह दोनों विरोधाभासी स्थितियों के बीच सामंजस्य ग्रीन के अनुसार पूर्ववर्ती सामान्य इच्छा प्रतिपादित करने वाले सिद्धांतकारों ने नहीं किया है और इस सामंजस्य का अभाव ही उन्हें मूल लक्ष्य से भटका देता है। ग्रीन का मत है कि राज्य द्वारा जनता से अपने आदेशों के पालन कराने की शक्ति और जनता द्वारा राज्य के आदेशों को सिरोधार्य करने के बीच एक अत्यंत ही बारीक सामंजस्य है, एक अत्यंत ही महीन संतुलन है और यह संतुलन स्थापित करने का प्रयास पूर्ववर्ती सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादकों ने अपने सामान्य इच्छा सिद्धांत के द्वारा किया है। लेकिन इसके बावजूद भी वे व्यक्ति द्वारा राज्य के आदेशों के पालन और राज्य द्वारा व्यक्तियों से अपनी आज्ञाओं के अनुपालन के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं कर सके हैं। इस असंगति का मूल कारण ग्रीन यह मानता है कि पूर्ववर्ती राजनीतिक विचारकों ने मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों के संबंध में एक अत्यंत ही भ्रमपूर्ण, दोषपूर्ण और अमूर्त अवधारणा प्रस्तुत कर दी। व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार छीने नहीं जा सकते, राज्य अपनी आज्ञाओं का निर्द्वंद रूप से पालन करा सकता है। इन दोनों के बीच संगति का अभाव ही ग्रीन को अपनी सामान्य इच्छा संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए प्रेरित करता है। अपने सामान्य इच्छा संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए ग्रीन कहता है कि समाज की सामान्य हित की चेतना, अर्थात समाज का सामान्य हित होता रहे, इस प्रकार की चेतना ही समाज की उत्पत्ति का मूल कारण है। वास्तव में व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज ने उसकी स्वतंत्रताओं की परिभाषा तय की है। उस समाज ने उसे अधिकारों को बिना किसी बाधा के भोगने के लिए अनेक नियमों की व्यवस्था की है। ये नियम लगातार व्यक्तियों के द्वारा अनुपालित होते रहें, यह समाज का भी कर्तव्य है और व्यक्ति का भी कर्तव्य है। व्यक्ति का यह भी कर्तव्य है कि वह अपनी स्वतंत्रताओं की परिधि इतनी व्यापक न कर ले कि जिससे दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप हो और वह अपने अधिकारों की ऐसी कोई मनमानी व्याख्या न करे जिससे कि समाज के अन्य व्यक्तियों द्वारा अपने अधिकारों के प्रयोग में बाधाएं उपस्थित हों। इस प्रकार की जो सामान्य चेतना है वही समाज के अस्तित्व का मूल कारण है
और इसी समाज के अस्तित्व को वैधानिक रूप से सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तियों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों की प्रत्याभूति को सुनिश्चित करने के लिए राज्य रूपी सत्ता का आविर्भाव होता है। अर्थात राज्य भी सामान्य चेतना की अभिव्यक्ति है और हम राज्य के आदेशों का पालन इसीलिए करते हैं क्योंकि उससे हमें अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को बेहतर ढंग से उपभोग करने का एक अवसर और अवकाश मिलता है। सामान्य चेतना की अनुपस्थिति में न तो समाज रहेगा और न ही राज्य रहेगा। अब इसके बाद ग्रीन आगे आता है, आगे चलकर अपने सामान्य इच्छा संबंधी सिद्धांतों को विस्तार देता है। वह कहता है कि दो प्रकार की इच्छाएं व्यक्तियों में पाई जाती हैं, एक एक्चुअल विल जिसे स्वार्थपूर्ण इच्छा कहते हैं और दूसरा रियल विल जिसे हम आदर्श इच्छा कहते हैं। व्यक्तियों की जो स्वार्थपूर्ण इच्छा होती है, एक्चुअल विल होती है, वह व्यक्तियों के अपने निजी स्वार्थ, जिसमें ऐसी बातें शामिल हैं जिससे केवल व्यक्ति का अपना निजी हित होगा, उसे समाज के अन्य व्यक्तियों के हितों से कोई लेना देना नहीं होगा। ऐसी इच्छाएं एक्चुअल विल या स्वार्थपूर्ण इच्छा के अंतर्गत आती हैं। दूसरी इच्छा रियल विल या आदर्श इच्छा है और इस इच्छा के अंतर्गत व्यक्तियों की ऐसी कामनाएं आती हैं जिसमें वह दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से रहते हुए अपनी स्वतंत्रताओं और अधिकारों का प्रयोग करता है और ऐसा करने में किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों का अपहरण नहीं करता। यह इच्छा परोपकार, सामाजिक संतुलन, सामाजिक सामंजस्य, सामाजिक समरसता आदि ऐसे गुणों पर आधारित होती है जो समाज के अस्तित्व का आधार बन जाते हैं। वास्तव में ग्रीन यह मानता है कि ये दोनों प्रकार की इच्छाएं व्यक्तियों के अंतर्गत पाई जाती हैं, लेकिन राज्य का निर्माण तब होता है जब सभी मनुष्यों की सद इच्छाओं का योग होता है। सभी मनुष्यों की सद इच्छाएं अर्थात रियल विल मिलकर जनरल विल का निर्माण करते हैं और राज्य इसी जनरल विल का प्रतीक होता है। राज्य अपने कानूनों, नीतियों और नियमों के माध्यम से इसी जनरल विल अर्थात जो कि मनुष्य की अच्छी इच्छाओं का योग है उसे क्रियान्वित करता है। मनुष्यों की जो एक्चुअल विल है, रियल विल है, वह मनुष्यों के समाज में टकराव, तनाव और द्वंद्व को जन्म देती है, जबकि मनुष्यों की जो रियल विल है अर्थात आदर्श इच्छा है वह समाज को आगे ले जाने में अर्थात प्रगति की ओर उन्मुख करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जो समाज ग्रीन के अनुसार निरंतर अपनी एक्चुअल विल अर्थात स्वार्थपूर्ण इच्छा से शासित होगा वह समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। ऐसा समाज जो रियल विल के अनुसार संचालित होगा, जो रियल विल से बने हुए जनरल विल के द्वारा संचालित होगा, वही समाज प्रगति करेगा। वास्तव में ग्रीन यह बताना चाहता है कि मनुष्य यदि स्वार्थपूर्ण टकरावों के साथ आगे बढ़ना चाहता है तो प्रगति के दरवाजे बंद हैं, और यदि वह परोपकार और समाज की मूल सामाजिकता की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहता है तो प्रगति के अनंत दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन व्यक्ति प्रायः अपनी एक्चुअल विल अर्थात स्वार्थपूर्ण इच्छा के अनुसार ही स्वयं को शासित करना चाहता है और उसी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के द्वारा वह दूसरों पर भी शासन करना चाहता है। ऐसी दशा में व्यक्तियों के समाज में टकराव उत्पन्न होते हैं और इन्हीं टकरावों को रोकने के लिए राज्य की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। राज्य अपने नीतियों और कानूनों के द्वारा ऐसे व्यक्तियों की स्वार्थपूर्ण इच्छाओं पर प्रतिबंध लगाता है, उन्हें कानूनों द्वारा बांधता है और व्यक्तियों को यह अवसर देता है कि वह अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से संचालित न होकर अपनी आदर्श इच्छाओं के द्वारा संचालित हों और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को राज्य द्वारा बताई गई मर्यादाओं के भीतर ही क्रियान्वित करे, उसका उपभोग करे। ऐसा करने में राज्य जिस शक्ति का प्रयोग करता है वही संप्रभुता है और इस संप्रभुता का आधार व्यक्तियों के रियल विल अर्थात आदर्श इच्छाओं के संयोग से बनी हुई जनरल विल को वो ग्रीन बताता है। ग्रीन के अनुसार नागरिक जीवन का आधार यह है कि मनुष्य अपनी सामान्य चेतना से परिचालित हो और ऐसी राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का निर्माण करे जो व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं के अनुसार
ऐसे नियमों का निर्माण करें जिससे कि समाज को और भी बेहतर बनाया जा सके, समाज में जो टकराव और तनाव हैं व्यक्तियों के बीच उसे दूर किया जा सके, व्यक्तियों को अनुशासन में रखकर निर्देशित किया जा सके और एक ऐसा समाज निर्मित हो जो सभी व्यक्तियों को प्रगति की ओर लेकर जाए। वस्तुतः ग्रीन के सामने यह चुनौती थी कि समाज को पतन की ओर ले जाना है या प्रगति की ओर। ऐसी स्थिति में समाज को पतन से बचाने के लिए वह कहता है कि जो एक्चुअल विल है उसके द्वारा हम परिचालित न हों, हम रियल विल के द्वारा परिचालित हों। लेकिन व्यक्ति अपने आप रियल विल से या आदर्श इच्छाओं से परिचालित नहीं होगा। अतः आदर्श इच्छाओं के योग से बनी हुई जनरल विल के द्वारा उसे परिचालित करने के लिए राज्य रूपी संस्था की आवश्यकता पड़ती है। ग्रीन के दर्शन में राज्य की आवश्यकता ही एकमात्र इस कारण से होती है कि व्यक्ति अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का निर्द्वंद ढंग से बिना किसी बाह्य बाधाओं के उपयोग कर सके और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। ग्रीन के दर्शन में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास मूल है और राज्य की उत्पत्ति ही इसीलिए हुई है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में जो बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को राज्य दूर करे। सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित कर ग्रीन यह बताता है कि समाज का निर्माण करने वाली और उसे सामाजिकता के सूत्र में बांधने वाली जो मूल शक्ति है वह है समाज की सामान्य चेतना और इस चेतना के आधार पर बनी हुई सामान्य इच्छा। प्रत्येक व्यक्ति में आदर्श इच्छा और स्वार्थपूर्ण इच्छा दोनों पाई जाती है। अतः ऐसी स्थिति में व्यक्तियों को आदर्श इच्छा के साथ परिचालित करने के लिए राज्य रूपी सत्ता का होना अनिवार्य है। अब एक प्रश्न उठता है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आदर्श इच्छा है तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी उन आदर्श इच्छाओं के अनुसार शासित क्यों नहीं होता? फिर वह अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से परिचालित क्यों होने लगता है? व्यक्ति क्यों नहीं समाज के कल्याण के बारे में सोचता है? व्यक्ति क्यों नहीं अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं की परिधि स्वयं निर्धारित कर लेता है? क्यों वह दूसरों के अधिकारों में हस्तक्षेप करता है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए ग्रीन ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसा प्राणी है जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करता है और इस प्रयास में वह अनेक ऐसे कदम उठाता है जो दूसरों के हित में नहीं होते, लेकिन इससे उसका अपना हित सध जाता है। वह केवल अपने हितों के लिए सोचने वाला प्राणी बन जाता है क्योंकि इससे उसकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। यद्यपि ग्रीन के अनुसार जो व्यक्ति अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने में ही निरंतर लगा रहता है उसके अंदर भी यह सामान्य चेतना होती है कि वह गलत कर रहा है, लेकिन वह अपनी स्वार्थों के आगे, वह अपनी परिस्थितियों के आगे मजबूर है। यद्यपि ग्रीन यह भी कहता है कि राज्य की जरूरत इसलिए है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के बोध को प्रगाढ़ बनाया जाए कि वह जो काम कर रहा है वह गलत कर रहा है। इसीलिए राज्य की आवश्यकता है कि वह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे जिसमें कि व्यक्ति अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से परिचालित ही न हो, वह निरंतर परोपकार और सामाजिकता की मूल प्रवृत्ति जो कि समाज और राज्य के अस्तित्व का आधार है इसी से संचालित हो। इसीलिए ग्रीन के दर्शन में राज्य की जरूरत पड़ती है। ग्रीन कहता है कि यदि राज्य द्वारा व्यक्तियों को आदर्श इच्छा के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित नहीं किया गया या उनके इस बोध को प्रगाढ़ नहीं किया गया कि वह अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से परिचालित न हो, तो फिर ऐसे व्यक्तियों को राज्य के कानूनों का पालन न करने में कोई संकोच नहीं होगा। वे खुले रूप से राज्य के कानूनों की अवहेलना कर सकते हैं, यहाँ तक कि ग्रीन के अनुसार वे राज्य के विरुद्ध विद्रोह भी कर सकते हैं। अतः राज्य की यह जिम्मेदारी है, उसका यह दायित्व है कि ऐसे व्यक्तियों को जो अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से परिचालित होते हों उन्हें ऐसी परिस्थितियों के दायरे में लाया जाए कि वह अपने विवेक के द्वारा, अपनी सामान्य चेतना के द्वारा, वह परोपकार से प्रेरित अपनी आदर्श इच्छाओं से संचालित होने लगे। राज्य की यह भी जिम्मेदारी है कि वह ऐसी परिस्थितियां बनाए जिससे कि व्यक्ति अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का परित्याग करके अपनी आदर्श इच्छाओं के वशीभूत हो जाए। यही राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और यही उसका सबसे बड़ा दायित्व भी कि व्यक्तियों को स्वतः स्फूर्त ढंग से प्रेरित किया जाए कि वह समाज की भलाई और समाज के परोपकार से प्रेरित अपनी आदर्श इच्छाओं से संचालित हों। राज्य अपने कानूनों का भय दिखाकर
किसी भी व्यक्ति को अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के परित्याग के लिए नहीं कह सकता। राज्य की मात्र जिम्मेदारी है कि वह ऐसी परिस्थितियां बनाए जिसमें कि व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का परित्याग करे और अपनी आदर्श इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन यापन करने के लिए अपने को प्रतिबद्ध और वचनबद्ध कर ले। राज्य इस दृष्टि से अनेक कार्य कर सकता है कि व्यक्ति अपने आदर्श इच्छाओं के अनुसार स्वयं को ढाल ले। यह जो परिस्थितियों के निर्माण की बात ग्रीन कहता है, यह बहुत ही व्यापक है और इसकी परिधि में अनेक ऐसी बातें आ जाती हैं जो कि व्यक्तियों को स्वयं स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का परित्याग करने के लिए बाध्य कर देंगी। चूंकि ग्रीन पहले कह चुका है कि व्यक्ति अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से केवल इसलिए संचालित होते हैं क्योंकि उनके अंदर न तो इस प्रकार का बोध है और न तो इससे उनकी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उसकी सही तरीके से पूर्ति हो पाती है। अर्थात व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं की शरण में जाते हैं। अब व्यक्तियों की जो दिन प्रतिदिन की आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, वस्त्र आदि, यदि इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य बेहतर ढंग से कर देता है, व्यक्तियों को शिक्षा की बेहतर व्यवस्था कर देता है, व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो भी आवश्यक परिस्थितियां हैं उसका निर्माण कर देता है, व्यक्तियों के चिंतन मनन को परोपकार और सामाजिकता से जोड़ देता है, व्यक्तियों के कार्य व्यवहार को इस प्रकार से बचपन से ही ढालता है कि व्यक्ति अपने स्वार्थ की तुलना में समाज के कल्याण पर बल देने लगे या उसका महत्व समझने लगे, तो राज्य एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लेता है। अर्थात वह व्यक्तियों को बचपन से ही ऐसी परिस्थितियों में ढाल देगा, ऐसे विचारों में ढाल देगा कि व्यक्ति अपने स्वार्थों के स्थान पर समाज के कल्याण पर बल देने लगेंगे, उसे समझने लगेंगे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का स्वयमेव त्याग कर देंगे। यह परिस्थितियों का निर्माण राज्य की परम जिम्मेदारी है और राज्य इस जिम्मेदारी से पर भाग नहीं सकता। वास्तव में ग्रीन जब यह कहता है कि राज्य बाधाओं की बाधा है, तो वह इन्हीं जिम्मेदारियों का एहसास कराता है और व्यक्तियों को भी एहसास कराता है कि वह अपने स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का परित्याग करें, और राज्य को भी एहसास कराता है कि उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में जो बाधाएं हैं, जो उसे स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के लिए प्रेरित कर रही हैं, जो उसे समाज के परोपकार से दूर कर रही हैं, जो सामाजिकता की मूल प्रवृत्ति से उसे भटका रही हैं, ऐसी बाधाओं के लिए राज्य स्वयं बाधा बनकर खड़ा हो जाए, जिससे कि व्यक्ति बुराइयों से बच सके। ग्रीन अपने समकालीन बुराइयों से भी बचाने का आग्रह राज्य से करता है कि वह व्यक्तियों को ऐसी बुराइयों से बचाए जो उसे अधिक अच्छा बनने से रोक रही हैं। ग्रीन के समय में घुड़दौड़, शराब पीना, सट्टेबाजी करना और अनेक अन्य विसंगतियां ब्रिटेन के समकालीन समाज में थीं जो व्यक्तियों को अच्छा बनने से रोक रही थीं। ग्रीन राज्य से यह आग्रह करता है कि यदि व्यक्तियों को इन बुराइयों से बचाना है तो राज्य को ऐसे कानूनों का निर्माण करना होगा, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, ऐसी परिस्थितियों और दशाओं का निर्माण करना होगा जिसमें कि व्यक्ति इन बुराइयों से स्वयं को अपने आप दूर कर ले। यदि बार बार राज्य को कानूनों का भय दिखाकर व्यक्तियों को इन बुराइयों से दूर किया जाता है तो ग्रीन कहता है कि ऐसा राज्य बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि लोग भय के कारण तो राज्य के कानूनों को मानेंगे, लेकिन जैसे ही कानूनों का भय खत्म होगा वह पुनः बुराइयों या अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं की ओर आकर्षित हो जाएंगे। अतः ग्रीन एक बड़ी जिम्मेदारी देता है राज्य को कि वह शिक्षा के द्वारा ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिससे कि व्यक्ति अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का स्वयमेव परित्याग करे। वह एक ऐसे मानव चरित्र पर बल देता है जो स्वार्थपूर्ण इच्छाओं की जगह परोपकार और सामाजिकता की मूल प्रवृत्ति से संचालित हो, और इस व्यक्ति को संचालित करने के लिए राज्य शिक्षा की व्यवस्था करे, वह सार्वजनिक कल्याण के काम करे। ग्रीन राजनीतिक दर्शन में एक ऐसे विचारक के रूप में भी जाना जाता है जो लोक कल्याणकारी राज्य का प्रवर्तक है।
लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो समाज में व्यापक सेवाओं की व्यवस्था करता है और इन सारी सेवाओं को वह राज्य के ऊपर दायित्व के रूप में आरोपित कर देता है। राज्य की जिम्मेदारी है कि वह व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आने वाली समस्त प्रकार की बाधाओं का शमन करे और वह बाधाएं चाहे मानसिक हों या शारीरिक हों या आत्मिक हों, इन सारी बाधाओं को दूर करना राज्य की जिम्मेदारी है। इसीलिए वो कहता है राज्य बाधाओं की बाधा है। ऐसी बाधाएं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधा बनकर उपस्थित होती हैं, ऐसी बाधाओं को रोकने के लिए राज्य स्वयं बाधा बन जाए। राज्य की जिम्मेदारी है कि वह व्यक्तियों को सद मार्ग पर लाए और सदमार्ग पर लाने के लिए जो कुछ भी संभव है वह करे। हाँ, लेकिन बलपूर्वक व्यक्तियों को सदमार्ग पर लाने का ग्रीन विरोध करता है। इसीलिए वह कहता है कि राज्य परिस्थितियां इस तरह की पैदा करे कि व्यक्ति स्वयं सदमार्ग का अनुगामी बन जाए और अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का परित्याग कर दे। ग्रीन कहता है कि राज्य नैतिकता को व्यक्तियों के ऊपर लाद नहीं सकता। हाँ, वह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है कि व्यक्ति अनैतिक कार्यों का स्वयं परित्याग कर दे। व्यक्तियों को नैतिक रूप से कानून का भय दिखाकर अच्छा बनाना ग्रीन के अनुसार राज्य की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जाए जिसमें व्यक्ति स्वयं नैतिक आचरण करने लगे, व्यक्ति स्वयं ऐसा आचरण करने लगे जो समाज को आगे की ओर ले जाता है, उसे पतन की ओर नहीं ले जाता। यह करना राज्य की जिम्मेदारी है। व्यक्तियों के बाह्य आचार विचार पर दंड का भय दिखाकर या कानून का भय दिखाकर या प्रलोभन देकर नियंत्रण करना राज्य का उद्देश्य नहीं है। राज्य का उद्देश्य केवल यह है कि वह समाज की सामान्य चेतना का इस प्रकार से निर्माण करे कि वह अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का परित्याग कर दे और लोकोपकारी कार्यों में लग जाए। लोकोपकार या परोपकार का अर्थ यहाँ यह है कि अपना भी भला होगा और दूसरे का भी भला होगा। यदि हम केवल अपनी भलाई के लिए सोचेंगे तो फिर हम स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से परिचालित होंगे। यदि हम समाज की भलाई के साथ अपनी भलाई को जोड़ लेंगे तो इससे समाज का भला होगा, राज्य का भी भला होगा। ग्रीन वस्तुतः एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता है जिसमें व्यक्ति कोई अकेली इकाई नहीं है, बल्कि वह समाज का एक घटक है और उस घटक की भलाई इसी में निहित है कि पूरे समाज का हित हो। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को रोकने के लिए राज्य के कार्यों की सीमाएं कहां तक होंगी, इसके बारे में ग्रीन ने यह कहा है कि जहां तक परिस्थितियों के निर्माण का प्रश्न है और जहां तक वह ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है कि व्यक्ति को अच्छा बनाया जा सके, व्यक्ति को सदमार्ग पर चलाया जा सके, व्यक्ति को अपनी आदर्श इच्छाओं के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित किया जा सके, वहां तक राज्य को कार्य करने की अनुमति है। लेकिन वह यह कहता है कि कानून का भय दिखाकर, इस बात को उसने अनेक बार अपनी पुस्तक में कहा है कि कानूनों का भय दिखाकर व्यक्ति को अच्छा बनने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। व्यक्ति के अंदर स्वयं वो चेतना उत्पन्न करनी होगी कि वह अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का परित्याग करके आदर्श इच्छाओं के वशीभूत हो जाए। व्यक्ति को आदर्श इच्छाओं से प्रेरित होने के लिए जो चीजें रोकती हैं वह है अज्ञानता, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, वस्त्र, मकान आदि का अभाव। अतः राज्य की जिम्मेदारी है कि वह इन सारी बातों की व्यवस्था करे। वह ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें, वह ऐसी व्यवस्था करे जिससे लोग मकान प्राप्त कर सकें, वह ऐसी व्यवस्था करे जिससे लोग रोजगार प्राप्त कर सकें, वह ऐसी व्यवस्था करे कि जिससे व्यक्ति की जो न्यूनतम आवश्यकताएं वह पूरी हो जाए। ग्रीन के दर्शन में राज्य के ऊपर यही जिम्मेदारी डाली गई है और इसीलिए वह लोक कल्याणकारी राज्य का प्रवक्ता भी बन जाता है। ग्रीन के समय में जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, उसका सबसे बड़ा योगदान यही है कि ग्रीन ने राजतंत्र से गणतंत्र की दिशा में ले जाने के लिए प्रयास किया था। यद्यपि ग्रीन राजतंत्र का विरोध नहीं करता है, लेकिन वह राजाओं के द्वारा बनाए गए कानूनों की तुलना में जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए कानूनों पर बल देना चाहता है और उसकी जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो उसने प्रतिपादित किया वह वस्तुतः
एक ऐसी इच्छा का सिद्धांत है जिसमें जनता के प्रतिनिधियों की इच्छाओं का सर्वोच्च सम्मान हो और उनके द्वारा बनाए गए नियमों को जनता द्वारा बनाए गए नियम माना जाए। अर्थात संसदीय लोकतंत्र के पक्ष में उसने सामान्य इच्छा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वस्तुतः संसदीय लोकतंत्र ग्रीन के समय में ब्रिटेन की मुख्य धारा में शामिल हो चुका था और उसी संसदीय लोकतंत्र को संरक्षण और समर्थन देने के लिए ग्रीन सामान्य इच्छा की बात करता है। ग्रीन के राज्य संबंधी कार्यों पर एक प्रश्न और उठता है कि ग्रीन के राज्य संबंधी कार्य सकारात्मक हैं या नकारात्मक। वस्तुतः ग्रीन जब ये कहता है कि राज्य बाधाओं की बाधा है तो राज्य का कार्य नकारात्मक लगता है, लेकिन वस्तुतः इसके पीछे एक बहुत बड़ी सकारात्मकता छिपी हुई है। बार्कर ने भी इसका समर्थन किया है कि ग्रीन के दर्शन में राज्य का कार्य सकारात्मक है। वस्तुतः ग्रीन चाहता है कि राज्य ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिसमें कि व्यक्ति अपनी क्षुद्र वासनाओं से मुक्त होकर, अपनी क्षुद्र आवश्यकताओं से मुक्त होकर समाज के कल्याण के बारे में सोचने लगे, वह अपनी आदर्श इच्छाओं के द्वारा परिचालित होने लगे। और इसके लिए ग्रीन राज्य के कानूनों का भय नहीं दिखाना चाहता, बल्कि वह ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहता है जिसमें कि व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का परित्याग करे। यह बहुत बड़ा सकारात्मक कार्य है कि व्यक्ति को स्वयं ऐसे प्रेरित कर दिया जाए कि वह अपने गलत कार्यों का स्वयं परित्याग कर दे। यह सकारात्मक कार्य है। यद्यपि ग्रीन ने जो भाषा अभिव्यक्त की है कि राज्य बाधाओं की बाधा है, वह भाषा नकारात्मक है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी सकारात्मकता छुपी हुई। एक बात और की जाती है कि क्या ग्रीन राज्य का विरोध करने का अधिकार देता है? वस्तुतः ग्रीन सामान्य इच्छा के आधार पर संचालित राज्य का विरोध करने का अधिकार सामान्य दशाओं में नहीं देता। वास्तव में राज्य जिन कानूनों को बनाता है, जिन नियमों का पालन करवाता है, उसके पीछे मनुष्य की आदर्श इच्छाएं हैं। अर्थात ग्रीन के दर्शन में व्यक्ति और राज्य के विरुद्ध कभी विरोध होगा ऐसा ग्रीन प्रायः नहीं सोचता, लेकिन फिर भी वह कुछ ऐसी परिस्थितियां बताता है जिसमें राज्य का विरोध अनिवार्य हो जाए। वस्तुतः ऐसी परिस्थितियों की ओर इशारा करते समय ग्रीन के चिंतन में 1688 की क्रांति, जिसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है, उसके स्पष्ट चिन्ह दिखाई देते हैं। ग्रीन का मत है कि यदि कभी समाज के अधिकांश व्यक्तियों की यह धारणा हो जाए कि राज्य सामान्य इच्छा के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहा है, राज्य हमारी आदर्श इच्छाओं से संचालित नहीं हो रहा है, राज्य हमें कानूनों का भय दिखाकर या दंड का भय दिखाकर अपने कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य कर रहा है, ऐसी स्थिति में राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया जा सकता है, राज्य के विरुद्ध क्रांति की जा सकती है। लेकिन कोई व्यक्ति अकेले आधार पर या एकमात्र अपने विचार के आधार पर राज्य के कानूनों के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकता। ग्रीन इस बात पर बार बार बल देता है कि जब समाज की सामान्य चेतना इस बात को अच्छी तरीके से महसूस कर ले कि राज्य अब सामान्य इच्छा के विरुद्ध काम करने लगा है, तो ऐसी स्थिति में समाज की सामान्य चेतना यह कहे कि अब राज्य के कानूनों के विरुद्ध विद्रोह किया जाना चाहिए, तभी व्यक्तियों को यह अधिकार मिलता है कि वह राज्य के विरुद्ध विद्रोह करें। अन्यथा किसी एक व्यक्ति की सनक के आधार पर या कुछ व्यक्तियों की सनक के आधार पर राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार ग्रीन नहीं देता। वह केवल तभी देता है जब समाज की सामान्य चेतना इस बात से सहमत हो जाए कि राज्य अब सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में राज्य का विरोध या राज्य के विरुद्ध विद्रोह या राज्य के विरुद्ध क्रांति की जा सकती है। लेकिन यह भी अत्यंत अपवाद ही होगा। ग्रीन इस बात को मानता है कि ऐसी स्थितियां रेयर केस में आएंगी, बहुत ही कम आएंगी। इन राज्य को वह जिम्मेदारी देता है कि वह अपनी सामान्य इच्छा के अनुसार काम करे, और यदि राज्य सामान्य इच्छा के अनुसार काम नहीं करता तो अत्यंत आपवादिक परिस्थितियों में ही ग्रीन राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार देता है।